जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 17 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये ज्ञान सर है गाइस, और ज्ञान सर का आपके लिए स्पेशल पेड बैच है जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सिलेक्शन तक की, तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। और हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ स्टेट से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर तैयारी हो रही है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, बैचेस को ज्वाइन कर लो और बहुत सीरियस तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारी जो है वो करवाई जाती है। आपको पूरा स्केड्यूल दिया जाता है, उसको आपको फॉलो करना है। पूरा स्टडी मटेरियल प्रॉपर जो है वो दिया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल सटीक तैयारी होती है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। ये ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है और मैं हूं आपका एजुकेटर गाइस, कमलाक्ष झा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के सेशन को। तो ये आज के टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स, एक बार मैं आपके कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो दिए हैं। समीर भटनागर का आंसर आया है। अ, श्रेया तिवारी का भी आंसर है, वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स का उन्होंने लिखा है कि लास्ट में हाईलाइटेड वर्ड्स जो है वो बताया करिए। गोल्डी यार, एक्चुअली मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो उस दौरान काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं मतलब पास्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स को सुनकर जो है वो मतलब उससे कुछ चीजें जो है वो निकाल कर जो है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें जो है वो दिन भर में रीड करता हूँ। काफी सारे पॉइंट्स अपने पास जो है बना के रखता हूँ। कुछ चीजें मुझे याद रहती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई कई बार काफी सारी चीजें टॉपिक्स में लिखी नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको अलग से लिखवाता हूँ। राइट? वाई? जस्ट बिकॉज कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी भी मिले, प्लस आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स भी जो है वो मिले। राइट? तो ट्राई किया करो, जब मेरा लेक्चर आप सुनो ना तो अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठो। वो हमें हमेशा कहता हूँ, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका एक छोटा सा बेबी और उसमें आपको काफी दिक्कतें आती है लिखने में। आई टोटली अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो यू कैन डू वन थिंग ना। आप, क्या होता है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। है ना? आजकल तो वॉइस नोट जो है वो बन जाते हैं, मतलब वॉइस आप बोलो, वॉइस टू टेक्स्ट स्पीच होती है ना, जैसे व्हाट्सएप के अंदर ही एक बटन होता है, उसको आप क्लिक करो, आप बोलते जाओ तो वो लिखता रहेगा। है ना? तो ट्राई टू यूज दैट टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं भाई। अभी हम ये सब चीजें यूज नहीं करेंगे तो फिर ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी कैसे बनेगी? है कि नहीं? तो आपको खुद ब खुद जो है वो डिस्कवर करना पड़ेगा कि कैसे आप, जैसे मैंने कुछ पॉइंट आपको बोला कि ये लिख लो, तो आप वीडियो को पॉज करो, उसको बोल दो। है ना? बट ये सिर्फ मतलब जब आप प्रॉब्लम में हो तभी। बट जब आप फ्री, इसको आदत नहीं बनानी है, बिकॉज आपको अपना मेंस का आंसर लिखना है। आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा लिखने की प्रैक्टिस गाइस। और ये इस प्रकार की छोटी मोटी प्रैक्टिस मैं आपको करंट अफेयर्स में करवाता हूँ कि लिखो भाई, क्वेश्चन देता हूँ। बट जो लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आई टोटली गारंटी कि उनको फायदा बहुत ज्यादा जो है वो मिलेगा। चलो एनीवेज, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया गोल्डी कि आपको करना क्या है। ये शॉर्टकट जो है वो ढूंढने हैं, क्योंकि मेरे लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि लास्ट में जितने मैंने चीज हाईलाइट करी है वो मैं आपको एकदम से जो है वो दे दूं। पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाती है हाईलाइटेड चीजें। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और आप भी जैसा मैंने आपको बोला वो प्रैक्टिस करना शुरू करो। और दीपांशी, वेरी गुड, आपके भी आंसर आए। पायल भारती, वेरी गुड यार। हाँ यार, गोल्डी, एक्चुअली क्या हुआ था कि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। मैंने लेक्चर तो अपलोड किया था, बट वो साला संडे को अपलोड हुआ। आप समझ गए होंगे, वो लेक्चर जो है मैंने पहले ही प्री रिकॉर्ड जो है वो कर दिया था। राजेश कुमार, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। आपका मैसेज आया है, आप कमेंट करिए बिल्कुल। ऋषभ पांडे, आपको जीरो से तैयारी करनी है, आप दिए गए नंबर पर मैंने आपको बताया कांटेक्ट करिए और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करिए। आयुषी सिंह, वेरी गुड। समीर भटनागर, पेड ग्रुप लिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, क्या करना चाहिए? पीडीएफ प्रिंट आउट, या आप जो मैं जो लिखवाता हूँ वो, जो मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ उसको लिखो। मैं स्टार्टिंग में बोलते ही हूँ कि जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ उसी को आपको लिखना है, उसी को नोट डाउन करना है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जो चीज नहीं लिखवा रहा हूँ उसको स्किप दैट। द रीजन बीइंग इज दैट कई बार मैं काफी सारी चीजें लिखवाता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि वो रिपीट हो रही होती हैं, तो वो आपको लेक्चर के दौरान ही याद हो जाएंगी। जस्ट फॉलो इट फॉर 1 मंथ एंड आप खुद अपने अंदर चेंजेस जो है वो देखोगे। और इसके अलावा ईशा ठाकुर के आंसर्स आए, वेरी गुड। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, ठीक है, बढ़िया। चलो, अब हम अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पेन और पेपर लेकर बैठो, मेरी बातें ध्यान से सुनना। टॉपिक्स में काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और जिससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा टॉपिक के एंड में। तो बिल्कुल फोकस के साथ मेरे इस लेक्चर को जो है वो आप सुनेंगे।
जो चीज बताऊंगा सिर्फ उसी चीज को नोट डाउन करेंगे। ऑलराइट, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ध्यान से सुनो। ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हम डिस्कस करेंगे FGM के बारे में, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग महिला जनांग विकृति के नाम से जो है वो जानते हैं हिंदी में। राइट, तो ये टाइटल जो है वो लिख लो, क्योंकि हमारा जो आज का टाइटल है वो यही है, FGM। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक ऐसी प्रथा है गाइस, जो कई देशों में अब भी प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन इससे ना सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, बल्कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेना, ये जो इंटरनेशनल डे हम लोग को जो है वो FGM का देखने को मिल रहा है, जीरो टॉलरेंस फॉर FGM, ये हर साल 6 फरवरी को जो है मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया, और इस साल 2025 की थीम थी स्टेप अप द पेस। स्टेप अप द पेस लिख देना, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये वाली थीम को इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे, स्टेप अप द पेस, स्टेप अप द पेस। ठीक है, अब इसमें FGM को खत्म करने के लिए नए पार्टनरशिप और कैंपेन्स को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। अब देखो, स्टेप अप द पेस मतलब स्पीड बढ़ाओ भाई, पेस बोलते हैं पेस मतलब स्पीड, कि भाई आज की डेट में भी FGM की प्रथाएं चल रही हैं, बट उसको खत्म करने के लिए आप थोड़ा सा स्पीड अप करो। अभी भी शायद आप में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि FGM है क्या। डोंट वरी, मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इतना लिख लो। UNFPA, UNICEF और WHO, इन्होंने FGM के खिलाफ अपनी कमिटमेंट्स दोहराई और इसको समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिर इसके अलावा आगे की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नए गाइडलाइंस लॉन्च करने की घोषणा की है, जो FGM से जुड़ी समस्याओं को रोकने और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स की ट्रेनिंग पर फोकस जो है वो करेंगे। तो अभी के लिए जितना मैंने आपको हाईलाइट किया, सिर्फ उतनी चीज जो है वो आपको लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखना इस पर्टिकुलर चीज में। अब ध्यान सुनो, FGM, इसका अर्थ है बिना किसी मेडिकल जरूरत के महिलाओं के जनांग अंगों को बदलना या घायल करना। यह एक मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। यह लड़कियों और महिलाओं की शारीरिक स्वतंत्रता और सम्मान के सिद्धांतों के विरोध है। समझ रहे हो आप? यानी कि महिला की जो हम लोग को देखने को मिलता है कि फीमेल जेनिटल्स जो होते हैं उनको जो है वो इंजर किया जाता है, या उसमें चेंजेस किए जाते हैं, ऑल्टर किया जाता है, और नॉन मेडिकल रीजंस के कारण, है ना। और ये इंटरनेशनली ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो है वो माना जाता है। तो आई थिंक जो है वो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि जो हम लोग को खतना देखने को मिलता है ना इसमें, तो ये वही है बेसिकली, राइट, फीमेल्स के लिए। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, और आई थिंक आप समझ गए हो कि FGM जो है वो क्या है। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन इसको माना जा रहा है, और लड़कियों और महिलाओं की शारीरिक स्वतंत्रता और सम्मान के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब FGM के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? देखो, एक तो तुरंत प्रभाव होता है, इमीडिएट इफेक्ट जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, है ना। एक तुरंत प्रभाव है कि जैसे ही अगर आप किसी के, आप सोचो यार, नॉर्मल सी चीज है, किसी की जेनिटल को जो है वो अगर उसमें वो किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, ब्लेड जो है वो लगाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसका टूल्स का उपयोग जो है वो किया जाएगा, तो तुरंत में तो दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, राइट। फिर इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, सदमा भी लग सकता है, कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसके इमीडिएट इफेक्ट्स ये पूरे हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लंबे समय तक प्रभाव, क्रॉनिक पेन, लंबे समय तक दर्द रह सकता है, महावरी से जुड़ी समस्या हो सकती हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, PTSD जिसको हम लोग बोलते हैं, और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी भी समस्याएं हो सकती है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी भी लॉन्ग टर्म इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म में इसके क्या इफेक्ट होंगे और लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रही है पूरी चीजें? ध्यान सुनना, क्योंकि क्वेश्चन पूछूंगा मैं, है ना। तो बिल्कुल फोकस के साथ अब सुनो। दुनिया भर में 230 मिलियन से ज्यादा लड़कियां और महिलाओं को FGM हो चुका है।
ये अधिकतर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के 30 देशों में होता है। हर साल 4 मिलियन लड़कियां रिस्क में होती है, यानी कि हर दिन लगभग 12,000 नए केस सामने आते हैं। तो आप बस इतना लिखो पर डे के केसेस मेंस में लिखने के लिए, क्योंकि मैं ज्यादातर आप लोग को आंकड़े लिखवाता नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि आप कोई सिर्फ उतनी चीज लिखो जितनी काम की है। तो एवरेज में हर दिन में 12,000 केसेस एफजीएम के देखने को मिल रहा है, और उसको खत्म करना अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसके हेल्थ रिस्क किस प्रकार के हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है एफजीएम होने के कारण क्या है। देखो, एक तो संस्कृति और रिवाज बोला जाता है। कई समाज में इसे एक परंपरा माना जाता है, एक ट्रेडिशन, जो लड़कियों को विवाह और एडल्टहुड के लिए तैयार करता है। महिलाओं का यौन नियंत्रण के लिए भी इसको जो है वो माना जाता है, यानी कि ये बोला जाता है कि कई समुदाय ऐसे मानते हैं कि एफजीएम से महिलाओं की कामुकता और नियंत्रण को, मतलब कामुकता पर नियंत्रण जो है वो रखा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है उनके बेसिकली सेक्सुअलिटी को, राइट। और इंश्योर किया जा सकता है कि ये मैरिज से पहले जो है वो वर्जिनिटी बरकरार रहे। अब देखो, ये तो नॉन मेडिकल प्रैक्टिस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, प्रथा और ट्रेडिशंस के आधार पर जो है वो चल रही है, राइट। आप भी जानते हैं कि इसमें कोई बिल्कुल सच्चाई जो है वो है नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल बॉडी जो है वो इसको बैन करने के लिए, इसको बंद करने के लिए जो है वो इतने कैंपेन्स नहीं कर रही होती, राइट। और आप भी समझदार हैं, है ना। और एक चीज बिल्कुल गाइस, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं मैं आपको फिर से, जब भी रिलीजन, जब भी कल्चर, जब भी ट्रेडिशंस की बात आती है, आपको अपनी खुद की राय नहीं देनी है, आपको कूदना नहीं है। अगर आपसे एफजीएम के बारे में कोई पूछ रहा है, आप उसकी डेफिनेशन दे दो। कोई मतलब, ऑब्वियस ही बात है कि यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू योर स्टेट पीएससी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। यानी कि यूपीएससी आपसे पूछ रही है तो यूपीएससी के लिए जवाब दे हैं आप, यूपीपीसीएस के लिए है, और जो भी बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो। मतलब मेरा मतलब है कि प्रीलिम्स में आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग सोचना है, मेंस में आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग, इंटरव्यू में उस अकॉर्डिंग, बट हमें जवाब किसको देना है, पीएससी को, या जो लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में पढ़ रहे हो तो उनको, उनके आंसर्स में, है ना। कॉमन मैन को जवाब नहीं देना है, बिकॉज दिस इज नॉट योर ड्यूटी। और दूसरी चीज, अगर आप अपना खुद का ओपिनियन डालोगे ना, तो फंस जाओगे गुरु। याद रहे, रिलीजन एक ऐसा क्रिटिकल सेंसिटिव मामला है कि जिसमें आपको अपना खुद का ओपिनियन बिल्कुल नहीं देना है। जहां आप दोगे वहां फंस जाओगे। तो सर क्या करें? तो बेटा ये करो कि आपको एट प्रेजेंट किस चीज पर फोकस करना है। जैसे एफजीएम, एफजीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन दे दो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बता दो। तीसरा, डेफिनेशन में ही है, नॉन मेडिकल प्रैक्टिस है ना। तीसरी चीज, भाई कैंपेनिंग्स होती हैं इसको खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके मेडिकल इश्यूज है वेरियस, और लोगों ने इसको कल्चर के साथ, ट्रेडिशन के साथ जोड़ा हुआ है। दैट्स वाई ये रुक नहीं रहा। आज भी हम लोग को 12,000 के एवरेज में डेली केसेस जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो, बन गया ना आपका आंसर, बस। अब इसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई तर्क नहीं करेगा, राइट। क्योंकि आपने जो चीज है जो इंटरनेशनली चल रही है उसको आपने जो है बताया। अपना खुद का रिलीजन के मामले में दिमाग नहीं लगाना, नहीं बोलना कि यार ये फालतू का रिलीजन ही है वो है। नो, यू हैव टू गिव द, या ये फालतू की प्रैक्टिस है ये है वो है ना। यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर एक्यूरेटली जिसकी रिक्वायरमेंट है, बस। ऐसे टॉपिक्स में इसलिए मैं पहले वार्निंग जो है वो दे देता हूं इस प्रकार के टॉपिक में, कि भाई आपको खुद से कुछ नहीं करना है ना। अब सुनो, देखो, तो मैंने आपको जो है बता दिया ना कि, अच्छा, इवन पता है क्या है, किसी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी कई लोग इसे धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ देते हैं। ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस का रूप है, जो लड़कियों और महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो एक प्रकार से वायलेंस ही है। एनीवेज, तो एफजीएम को समाप्त करने के प्रयास किस प्रकार के हम लोग को देखने को मिले। देखो यार, अंतरराष्ट्रीय प्रयास की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 के तहत 2030 तक एफजीएम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आपको वो पूरे के पूरे गोल्स याद होने चाहिए, और उससे रिलेटेड गूगल पे एक बहुत बढ़िया सा चार्ट मिलता है, राइट। अगर आप गूगल पे सर्च कर लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो आपको एक 17 गोल्स का चार्ट मिलेगा, बढ़िया ब्लू कलर के बैकग्राउंड वाला। उसको जो है वो निकाल लो, और निकाल के अपने घर पर दीवार पर चिपका लो, रोज पढ़ो उसको, क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। 2008 से लेकर अब तक 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लड़कियां और महिलाएं
प्रोटेक्शन सर्विसेज का लाभ उठा चुकी हैं। 48 मिलियन लोगों ने एफजीएम को खुलकर नकार दिया। 220 मिलियन लोगों तक मास मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस पहुंचाई गई। 12,000 ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन और 1,12,000 कम्युनिटी वर्कर्स इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। बट चीजें इतनी आसान होती नहीं है, चुनौतियां भी हैं। कई देश एफजीएम के प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि गाम्बिया ने एफजीएम बैन को वापस लेने की कोशिश की। जिन 31 देशों ने एफजीएम, मतलब जहां पर 31 देशों में जो एफजीएम हो रहा है, उनमें से सिर्फ 7 ही 2030 के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। एफजीएम के खत्म होने की गति को 27 गुना तेज करने की जरूरत है और कई डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स तक एफजीएम को सुरक्षित बनाने के नाम पर अंजाम दे रहे हैं, जो इसको समाप्त करने की कोशिश को मुश्किल बनाता है। तो कई बार प्रोफेशनल्स ही जो है वो इसको सही जो है वो बोलते हैं, सेफ जो है वो बोलते हैं, राइट, मेडिकलाइजेशन के थ्रू सेफ बरकरार कर देते हैं कि भाई हम सेफ सर्जरी जो है वो करेंगे, आ जाओ। अब भारत में एफजीएम की स्थिति क्या है? तो भारत में एफजीएम को खाफ्त कहा जाता है, खाफ्त। ठीक है, ये फैक्ट लिख लेना। एफजीएम को खफत खफत खफ्त इसको जो है वो कहा जाता है, राइट। और प्राइमरली बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है, ये फैक्ट भी आप लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर खफत या खफ्त और बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी में ये प्रैक्टिस जो है वो किया जाता है, राइट। और इस प्रथा का उद्देश्य संस्कृति को बनाए रखना, धार्मिक विचारों का पालन करना और महिलाओं की सेक्सुअल या सेक्सुअलिटी, कामुकता जिसको आप बोलोगे, उसको कंट्रोल करना माना जाता है। एनीवेज, फिर इसके अलावा भी भारत में एफजीएम पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने वालों की, मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम डायरेक्ट इसको बैन कर दें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं तो लोग जो है वो एकदम से लड़ने लगेंगे। बट 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल देखने को मिली इसी चीज से रिलेटेड, जिसमें एफजीएम को महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था। इस प्रथा को समर्थन देने वाले लोग आर्टिकल 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफजीएम को आर्टिकल 21 राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी और आर्टिकल 15 जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिबंध का उल्लंघन माना है। तो याद रखना भाई, आप याद रखेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि एफजीएम अगर हो रहा है इंडिया के अंदर तो वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंस में आ सकता है। ये मामला अभी भी न्यायिक विचाराधीन है, मतलब उन्हीं के कंसिडरेशन में है अभी, राइट। ठीक है, बस। तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया है। और कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं तो केनिया और युगांडा ऐसी कंट्रीज ने मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाकर एफजीएम की घटनाओं में कमी लाई है। युवा और पुरुषों को भी एफजीएम के खिलाफ आवाज उठाने का हिस्सा जो है वो बनाया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई गाइडलाइंस के तहत डॉक्टर और नर्सेस को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे एफजीएम का विरोध करें। विश्व भर में गवर्नमेंट, एनजीओ और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा ताकि एफजीएम को जल्द समाप्त किया जा सके। जो महिलाएं और लड़कियां एफजीएम का शिकार हो चुकी हैं उनके लिए मेडिकल और साइकोलॉजिकल मदद जो है वो दी जाए ताकि वो अपनी जिंदगी जो है वो सुधार सकें, राइट। तो दिस इज द होल टॉपिक जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो पूरी चीज हमने जो है वो एफजीएम से रिलेटेड डिस्कस कर ली है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मुझे बता दो कि एफजीएम से संबंधित जीरो टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है एफजीएम से रिलेटेड? तो आपने ध्यान से सुना पूरे टॉपिक को। अब देखते हैं इसका आंसर कौन लिखेगा अभी के अभी। मेंस में आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एफजीएम एक मानव अधिकार उल्लंघन क्यों माना जाता है? भारत में एफजीएम के विरोध में क्या कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफजीएम को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो है वो मेंस और प्रीलिम्स में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन का ही आंसर दें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर।
और ट्राई किया करें जब मैं क्वेश्चन जो है वो बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो खुद से थोड़ी बहुत चीजें लिखने की प्रैक्टिस किया करो अपने फ्री टाइम में। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय तक पहुंच के अधिकार के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसका मकसद है इंसाफ देना, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कई बार लोग जुडिशियल सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वास्तविक मामलों में देरी होती है और न्याय प्राप्ति यानी कि जुडिशियल एक्सेस की प्रक्रिया में रुकावट आती है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, यानी कि एक व्यक्ति है जो याचिका पिटीशन फाइल कर रहा है, उसके ऊपर लग गया 1 लाख रुपए का जुर्माना। यह व्यक्ति गाइस 11 साल से झूठी याचिकाएं दाखिल कर रहा था और फोरम शॉपिंग मामले में बार बार मतलब फाइल कर रहा था, यानी कि फोरम शॉपिंग में लगा हुआ था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये फोरम शॉपिंग जो है वो क्या है? FORUN शॉपिंग, SHOPPING, लिख लो। ये पूछा जा सकता है कि ये फोरम शॉपिंग जो है वो किसको कहते हैं? फोरम शॉपिंग लिखो, इसका मेरे ख्याल से डेफिनेशन नहीं है, लिखो। अलग अलग न्यायालय में बार बार एक जैसे मुकदमे दाखिल करना, समझे आप? टू फाइल द सिमिलर पिटीशन इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग न्यायालय में बार बार एक जैसे मुकदमे दाखिल करना। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था? अलग अलग न्यायालय में पिछले 11 सालों से सेम सिमिलर लिटिगेशन जो है वो फाइल कर रहा था। तो कोर्ट ने लगा दिया इसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना। अब आपको ये सब ये न्यूज नहीं आया कितने लाख का जुर्माना लगा, क्या लगवाया? आपको फोरम शॉपिंग पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वाला लिखवाया बस। अब सुनो, अब एक याचिकर्ता अपनी सेवा से निकलने के खिलाफ लगातार अलग अलग न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। बार बार झूठी याचिका दाखिल करने से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है, जो सच में इंसाफ चाहने वालों के लिए देरी का कारण बनता है। आप भाई समझिएगा मेरी बात। आप एक कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने जो है वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक किया, वो DSP की रैंक पे आया और उसने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दी सर्विस। तो दिमाग आपको नहीं लगता कि उन लोगों का खराब होगा या वो किसी की सीट खा गया? कोई व्यक्ति जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिटायरमेंट तक जो है वो दे सकता था, यानी कि आने वाले 30 साल अच्छे से सर्विस को जो है वो दे सकता था, 30-40 साल, तो आपने जो है वो उसकी सीट जो है वो खा ली और उसका यूज भी नहीं किया। कम ऑन, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है? सोचो इस बारे में कि एक व्यक्ति है, अब आप हो, आप तैयारी जो है वो कर रहे हो, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कई बार ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो है ऐसा होता है कि हम 1 या 2 मार्क्स से जो है वो पीछे हो जाते हैं, या रैंक पीछे हो गई, जो हमें पोस्ट चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, या सिलेक्शन रुक गया, है ना, 1-2 मार्क्स से। होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है। तो जब आप सुनते हो कि इस व्यक्ति ने फोर्स ज्वाइन की और छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तो आपका दिमाग नहीं खराब होगा कि साला यार, इसकी जगह मैं होता या मैं होती तो इस देश को जो है हम 30 साल 40 साल की सर्विस देते? इसे तो नुकसान करा दिया एक सीट का। यस, यस, द सेम थिंग लाइक हेयर ऑल्सो। अब कोर्ट के अंदर बार बार छूटी केस जो है वो फाइल होते रहेंगे, तो कोर्ट उस केस को देखेगी, थोड़ा समय उसमें जो है वो लगाएगी, जो किसी काम का ही नहीं है। तो उससे क्या होगा? जिस व्यक्ति को वाकई में न्याय चाहिए उसका केस तो स्लो हो गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर एक सख्त संदेश दिया है कि जुडिशियल सिस्टम का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। तो ये चीज है, हालांकि उसको तो जेल भी करनी चाहिए थी। एनीवेज, आगे की बात करते हैं। अब केस की शुरुआत जो है वो कैसे हुई, इसकी बैकग्राउंड को मैं आपको बताता हूं। तो एक व्यक्ति सन 2000 में अपनी नौकरी से निकाला गया, क्योंकि वो बिना अनुमति के कई महीने तक जो है वो गैर हाजिर रहा। होता है ना कि लोग जो है वो जॉब जॉब में जो है वो जाते ही नहीं, सरकारी जॉब में।
तो सन 2000 से जो है वो उसको निकाल दिया, 2000 से। अब उसने अलग अलग कोर्ट्स में बार बार याचिकाएं दाखिल की, लेकिन हर जगह उसे निराशा मिली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप खुद छुट्टी मार रहे हो साला, और आपको कोई निकाले भी ना, और टाइम पे सैलरी मिलती रही, ये कौन सा भाई हुआ जस्टिस? तो ये क्या कर रहा था, ये बार बार जो है लगा हुआ था सेम चीज के लिए। जब उसको एक बार ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है कि नहीं भाई ये आपकी याचिका जो है वो खारिज हो गई, फिर भी लगा हुआ है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल गया ये व्यक्ति, लेकिन ट्राइब्यूनल ने भी सेवा से निकाले जाने का फैसला सही बताया कि हाँ भाई तुम आओगे नहीं अगर ऑफिस में महीनों से, तो तुम्हें तो निकाला जाएगा ना, कि घर में बैठो तुम, काहे को टैक्स पेयर का पैसा तुम्हें दें। फिर इसके बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट चला गया, वहां से भी इसकी एप्लीकेशन खारिज हो गई। उसके बाद उसने रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल करी, फिर से खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की, जो बार बार रिजेक्ट हो गई। फिर उसने उन जजेस के खिलाफ भी इंक्वायरी की मांग कर दी जिसने मतलब जिन्होंने इनका जो है वो रिजेक्ट कर दी इसकी एप्लीकेशन। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से 2015 में केस वापस लिस्ट हो गया, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद भी वो माना नहीं व्यक्ति, उसने नई एप्लीकेशन दाखिल की, लेकिन हर बार रिजेक्ट होता गया। और आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस चीज पर गया, तो कोर्ट ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया कि भाई ये क्या तमाशा चल रहा है। तो ये चीज है भाई, तो ये उतना आपको ये पूरा समझने की जो है आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आपको एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, लिखने लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनना, न्याय तक पहुंच गाइस एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, ये आप सभी लोग जो है वो जानते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे जो मामले जो होते हैं ना, ये जुडिशियल रिसोर्सेस का टाइम वेस्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी का काम है असल न्याय देना, ना कि झूठी का याचिकाओं पर टाइम वेस्ट करना। ऑब्वियसली भाई आप अधिकारी हो, आप एसपी हो, राइट, डीएसपी हो, राइट, या फिर एसडीएम हो, डीएम हो, आपके पास कोई व्यक्ति जो है वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप गुस्सा नहीं आएगी आपको, निकले ऐसे बट। तभी फिर लोग जो है वो अधिकारियों को बदनाम करते हैं, बोलते हैं कि यार देखो अधिकारी बदतमीज है। बदतमीज नहीं है भाई, तुम्हें उसके टाइम की कदर करना जरूरी है। फालतू की कई बार होता है ऐसा कि कॉमन मैन जो है वो फालतू की गुत्थियां बनाने लगता है, तभी तो अधिकारी चिल्लाते बोलते हैं, यार मुद्दे की बात करो यार सीधे सीधे, कि क्या दिक्कत हुई ये बताओ। क्योंकि उनको ऐसे 100 मामले दिन भर में जो है वो देखना है, आप लोग को देखना है आगे चल के। तो सुब्रत रॉय, सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फेमस केस था ये तो, सहारा वाला 2014 का। जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज एक गंभीर समस्या है और कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये डिक्लेरेशन दिया गया था। ऐसे ही दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2010 का केस था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ईमानदारी और सच्चाई जरूरी है। फिर केसी थाराकन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केस 2023 का था, इसमें भी ये कहा गया कि झूठी की याचिकाओं को रोकने के लिए सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। और भारत में न्याय तक पहुंच का अधिकार यानी कि राइट टू एक्सेस जस्टिस, ये काफी सारे आर्टिकल्स के अंदर आता है। हालांकि कोर्ट जो है वो आर्टिकल 21 को मानती है, बट अगर आप देखो तो आर्टिकल 14 भी इससे रिलेटेड है कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 39A भी है, गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था करना। आपने देखा ना, नालसा आप सुनते होंगे, जो फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड कराने के लिए बॉडी जो है वो स्टैब्लिश हुई है नेशनल लेवल पर। फिर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो पहुंच सकता है, या हाई कोर्ट तक, आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो ये चीज हम लोग भी देखो, ये मैंने आपको जो बताया ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटी में ये पूरी चीज जो है आ जाएंगे भी, सिर्फ सुन लो। ये नालसा, ये मैं आपको ये बोल रहा था, ये इसकी बात हो रही है। ये भी कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है, बट अभी के लिए लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये है ना लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ये गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इनिशिएटिव है। ये ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी शुरू किया गया है। फिर लोक अदालत और मीडिएशन, आप लोग कई बार आगे चल के जो है वो लोक अदालत लगवाएंगे अगर आप सर्विस में जब जाएंगे तब, है ना। फिर ई कोर्ट्स और ऑनलाइन केस मैनेजमेंट भी आजकल हम लोग को देखने को जो है वो मिल रहा है। बट इसको रोकने के लिए गाइस काफी सारे रास्ते तो हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। बट बार बार इस प्रकार की जो झूठी एप्लीकेशन जो आ रही है ना, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि लोग जो है वो कोर्ट को सीरियस लें और ये भी सोचें कि भाई दूसरे का भी टाइम है। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ाना जो है वो जरूरी है।
टेक्नोलॉजी का हम लोग जो है वो उपयोग जो है वो करें, बस ये चीजें हैं। अब सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन। न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन ऑप्शंस को ध्यान सुनना, और आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से जुड़ी है। समझ गए क्वेश्चन अच्छे से? ऑप्शन में पहला है जुडिशियल रिव्यू, दूसरा है मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, तीसरा है लोक अदालत, और चौथा है फोरम शॉपिंग। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से जुड़ा है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे आपसे प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे, मेंस में आ सकता है कि भारत में न्याय तक पहुंच के अधिकार को मजबूत बनाने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जुडिशियल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने में कैसे मदद करता है। जुडिशियल प्रोसेस के दुरुपयोग से न्याय प्रणाली यानी कि जुडिशियल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं गाइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए भी जो है वो रेडी रहो, और होपफुली ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम बात करेंगे भारत के संविधान और भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स के बीच एक महत्वपूर्ण बहस हुई है, जिससे समझेंगे पूरे मुद्दे को। जमींदारी प्रथा तो आप सभी को पता ही है। तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन किया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1951 में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, जिसमें नाइन्थ शेड्यूल, नौवीं अनुसूची जो है ना, इसको जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार से जुड़ी कानूनी समस्याओं को दूर किया जा सके। लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ोगे आप। मैं आपको वो चीज बिल्कुल भी करंट अफेयर्स वाले टॉपिक में नहीं लिखवाऊंगा जो आपकी ऑलरेडी पॉलिटी वाले लेक्चर्स में कवर्ड रहेंगी। कई कई बार लिखवाता भी हूं मैं, बट सिर्फ वो वाली चीज लिखाता हूं जिसमें मुझे श्योरिटी रहती है कि हाँ यार ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में शायद ना मिले। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी फोरम शॉपिंग आपको लिखवाया। क्यों लिखवाया? बिकॉज आई नो कि ये नहीं मिलेगा आपको इतना इजीली सभी किताबों में। अब सुनो, सवाल ये उठता है कि क्या ये सुधार सच में गरीब किसानों के हित में था। मतलब चैलेंज हो रहा है भैया, एक चुनौती जो है वो पड़ गई है कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, क्या ये वाकई में जो गरीब लोग हैं उनके हित में था। क्या इससे न्यायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज हम शंकरी प्रसाद केस 1951 से लेकर केशव नंदा भारती केस 1973 तक की पूरी कहानी समझेंगे। तो एक अच्छा आर्टिकल आया था इसी चीज से रिलेटेड, इसी केस से जो है वो रिलेटेड। आप चाहो तो सिर्फ बुलेट पॉइंट में बस केस का नाम लिख लो, कि देखो जनरली मैं केस लिखवाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सिविल सर्विस में केसेस वगैरह ज्यादा पूछे नहीं आते, बट कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ये शंकरी प्रसाद का केस, ये पता होना चाहिए 1951 का, है ना। और इन्होंने पहला अमेंडमेंट जो 1951 का था, इसको जो है वो चैलेंज किया, और इसी के तहत हम लोग को देखने को, आप सिर्फ केस का नाम लिखेंगे, ठीक है, आप सिर्फ बस केस का नाम लिख के छोड़ दो। और क्योंकि ये आप आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे पॉलिटी के अंदर, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज जो है वो किया गया था, और इसको फंडामेंटल राइट से हटाने पर फोकस किया गया। और पहला अमेंडमेंट के अंदर 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस होता है, और जिसने आर्टिकल 31A 31B जो है वो ऐड किया, जिसने लैंड रिफॉर्म्स कानून को जो है वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूं कि सरकार अगर कोई भी भूमि सुधार कर रही है तो उस पर जुडिशरी अपनी टिप्पणी जो है बना दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में जो है वो रूलिंग दिया, जजमेंट जो है वो दिया। उन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ से अलग होता है, राइट। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से बाउंडेड नहीं है, जो प्रोहिबिट करता है कानून को कि भाई वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ना। तो ये इम्यून कर दिया इन्होंने। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन कर रहे हो जो बहुत बड़ी बात होती है, वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू रहा होता है, और उसमें आपको स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। अगर आपने अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं वो पढ़ा है पूरी प्रोसेस के बारे में, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के आप पढ़ोगे, जनरल स्टडीज का आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला जो है वो नजर आता है। ये भी लिख लो आप, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। फिर ये भी लिख लो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केरल का केस। कभी कभी ये ऐसे
जो इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं ना, वो मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर, ऐसे क्वेश्चंस में आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, कि कौन सी ईयर में केस था, किसके साथ केस था, वो सब केस किससे रिलेटेड था, है ना। ठीक है, अब जो चीज बता रहा हूं सिर्फ आपको ध्यान से सुननी है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जमींदारी प्रथा क्या थी। वैसे तो आपको पता है, बट फिर भी सुन लो सिर्फ। तो ब्रिटिश राज में 1793 के परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदारी प्रथा लागू हुई थी। यह भी कई बार एग्जाम में आ जाता है प्रीलिम्स के अंदर, या आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट कानून आया, उसके तहत जमींदारी प्रथा लागू कर दी ब्रिटिशर ने, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और किसान सिर्फ किराएदार बने रहे। जमींदार सिर्फ ब्रिटिश सरकार को टैक्स देते थे, लेकिन किसानों से मनमर्जी का लगान वसूलते थे। गरीब किसान अत्यधिक कर्ज और शोषण का शिकार होता गया, और जिसमें उनके पास अपनी ही खेती की जमीन का अधिकार नहीं था। सोचिए आप। फिर आजादी के बाद कुछ लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी में क्लियरली लिखा गया था कि सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और सामाजिक सुरक्षा, सोशल रिफॉर्म्स के लिए समृद्धि का सम्मान समान वितरण होना चाहिए, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। आपको पता होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद जमींदारी प्रथा को तुरंत खत्म करके फोकस किया गया कि जितनी भी जमीन है उसको जो है वो टुकड़ों में बांट दो सभी किसानों के बीच में, और एक अपर लिमिट जो है वो लगा दी गई, जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो पढ़ोगे। राइट, इकोनॉमिक्स के अंदर है ये वाला चैप्टर, जिसमें डिटेल में जो है वो दिया हुआ है। और इवन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की किताब में भी जो है वो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। तो जिसमें ये वाली चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत प्यार से बताया गया है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले तो जो जमींदारों के पास जो 100-100 एकड़ की जो जमीन थी, उसको जो है वो पूरे गांव में जो है वो बांट दिया गया, है ना। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। और किस किस ऑब्जेक्टिव से, कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य था किसानों को अपनी खेती की जमीन का मालिक बनाना और फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करना। जो ये जमींदारी जो प्रथा थी ना, उसको खत्म करना, इस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करना। तो सभी के टुकड़ों में अपनी अपनी जमीन आ गई, बट यहां पर भी जमींदार बड़ा प्यार से खेला। इसने, ये जो जमींदार लोग थे बड़े बड़े, इनने क्या किया, अब ये सब लोग तो बेचारे छोटे गरीब किसान, इनने बोला कि भाई बस लाइन में लग जाओ, अंगूठा लगा दो और पेपर अपने पास रख लिए, है ना। मतलब आज भी है, आज भी है कि बड़े बड़े गांव के अंदर जमींदार का कंट्रोल बहुत तगड़ा है, चलती सिर्फ उसी की है ना, क्योंकि वो भी आज भी पैसे ही बांट रहा है। तो ये पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ, कानून की किताब में तो जो है वो इसको खत्म किया गया है। एनीवेज, तो अब सुनो चीजों को, तो ये वाली चीज तो समझ में आ गई। तो 1951 में भारत सरकार ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें आर्टिकल 31 ए और 31 बी को जोड़ा गया और 9 शेड्यूल का गठन हुआ, स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो 9 शेड्यूल में डाले गए कानून जुडिशियल रिव्यू से बचे रहे, यानी कि कोर्ट उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती थी। फिर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को सही बताया और कहा कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है, इसलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस फैसले ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने और भूमि सुधार को आगे बढ़ाने में मदद करी। फिर आगे चल के ऐसे ही एक और केस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये तो 1951 का है, नहीं, 1951 के बाद एक केस और है, सज्जन सिंह केस बोलते हैं, 1964 का, है ना। उसके बाद 64 वाला केस आया, यहां पे लिखा नहीं है, आप लिख लो सज्जन सिंह केस, SAJJAN, हिंदी में लिखना सज्जन सिंह मामला। इन लोगों ने नहीं दिया यार, ये वाला मामला भी इंपॉर्टेंट था, पढ़ा था मैंने। 1964 का एक बार इसकी ईयर चेक कर लेना यार प्लीज, है ना। सज्जन सिंह मामले में उसमें डॉट लगा दो, ईयर चेक बाद में कर लेना गूगल से। वैसे जहां तक मुझे याद है 1964 का ही है। तो सज्जन सिंह मामला 1964, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले संशोधन को समर्थन दिया, लेकिन यह कहा कि अगर भूमि सुधार किसी के मौलिक अधिकार को मतलब चोट पहुंचाती है तो इस टॉपिक पर विचार किया जाएगा, और दो जजेस ने कहा कि इस पर एक बड़ी बेंच जो है वो फैसला लेगी। मतलब एक बीच में
इसी के बाद एक सज्जन सिंह का भी मामला 1964 में जो है वो लाया गया था, जिसमें भी अगेन जो है वो यही चीज कही गई कि भाई हम विचार जो है वो करेंगे कि किसी का फंडामेंटल राइट्स का जो है वो उल्लंघन होता है तो, समझ रहे हो, विचार करेंगे और बड़ी बेंच जो है वो फैसला लेगी। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है 1967 में ही, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था 1967 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को संशोधन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता। इस फैसले ने भूमि सुधार को बड़ा झटका दिया, क्योंकि अब जो भी सुधार मौलिक अधिकारों को अफेक्ट करेंगे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यानी कि कोर्ट ने अपने पुराने जितने भी जजमेंट थे उसको पलट दिया। गोलकनाथ केस में कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स को बदलना अलाउड है क्या। तो ये मामला था गोलकनाथ केस का। तो इस मामले में कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स का संशोधन के माध्यम से इसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट्स के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते। अब हो गई टेंशन कि यार अब तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि अब हमें कोई भूमि में सुधार करना पड़ेगा। कोई ऐसा अमेंडमेंट्स के थ्रू हम लोग अभी तक कर सकते थे बट अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में। फिर एक और गेम हुआ, क्योंकि देखो बात आप पिक्चर समझो। आप देखो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में कोर्ट गवर्नमेंट का फेवर कर रही थी। कैसे ये लड़ाई थी पता है, कोर्ट वर्सेस जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर की बड़ी लड़ाई थी ये। और ये इसलिए ये पूरे केसेस बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। देखो फिर से अपन शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए होगे। अब नहीं होगे जो बोलूंगा। 1951 में आपको पता लगा कि क्या हुआ, कि पहला अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने जो है वो क्या बोला 1951 के अंदर। ये शंकरी प्रसाद का केस था। और इस केस में जो है वो ये कह दिया गया कि भाई अगर आप भूमि सुधार करते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, क्योंकि जमींदारी प्रथा को खत्म करने की बात हुई थी, कि अगर आप संविधान का संशोधन करके करोगे तो फंडामेंटल राइट्स में जो चीजें मौजूद हैं उसका भी अगर उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है। बात ध्यान समझना। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी? आई थिंक अभी भी थोड़ा सा पॉइंट है जो बचा हुआ है, जो क्लियर नहीं हुआ होगा। क्योंकि मुझे पता है कि कहां पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि आप बोल रहे हो। आप देखो मैं तो आपको देख भी नहीं रहा, है ना, बट फिर भी मैं आपसे कनेक्ट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि पिछले 10 साल से मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। तो आई नो वेरी वेल कि कहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होनी है। अब सुनो बात ध्यान से। सरकार क्या करना चाह रही है? जमींदारी की प्रथा को खत्म करना चाह रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आपको यहां पर समझना जरूरी है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा। ठीक है। अब क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी तो एक फंडामेंटल राइट थी, है कि नहीं? अब राइट टू प्रॉपर्टी में आप कुछ चेंज करोगे या उससे जुड़ी कुछ नए नियम लेकर आओगे, और वो प्रॉपर्टी का, क्योंकि अभी यहां पर जमींदार से प्रॉपर्टी का अधिकार छीना जा रहा है। नोटिस करो मैंने आपको क्या बताया था। जमींदार के पास जैसे 100 एकड़ जमीन है तो उसको कह दिया कि अब ये पूरी जमीन इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब जमींदार का तो प्रॉपर्टी का अधिकार छीन रहा है। बोलो हाँ या ना? छीन रहा है कि नहीं छीन रहा? राइट टू प्रॉपर्टी के तहत जमींदार का तो प्रॉपर्टी का अधिकार छीन रहा है, तो वो तो केस कर सकता है। यहां पर इन्होंने अमेंडमेंट करके ये बोल दिया कि भैया देखो, आर्टिकल 13 में लिखा है कोई भी कानून, और फर्स्ट अमेंडमेंट या शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कह दिया कि वो तो कानून की बात कर रहे हैं, ये कानून थोड़ी ना है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, संविधानिक संशोधन है। तो संविधान के अंदर आप संशोधन करोगे और उसमें जो चीज लिखी जाएंगी तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएंगी। अब बात क्लियर हुई? मतलब आर्टिकल 13 बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा कानून। बट कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में कह दिया कि नहीं, ये कानून थोड़ी ना है, ये तो संवैधानिक संशोधन है, तो किया जा सकता है। ठीक है, बात समझिए। सज्जन केस में थोड़ा सा मामला पेचीदा हुआ। बेंच ने बोला कि हाँ यार इस पर विचार तो करेंगे, अगर किसी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम विचार तो जरूर करेंगे, है ना। अब
नेक्स्ट जो है वो गोलकनाथ का केस है। अब भाई गोलकनाथ केस जब आया तो फंडामेंटल अधिकार को बदलना अलाउड है कि नहीं है, इस पर एक बड़ा फैसला सामने आया। भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म को झटका दे दिया। कोर्ट ने खींच के मारा गोलकनाथ केस में सरकार को, क्योंकि अब जो भी सुधार मौलिक अधिकारों को अफेक्ट करेंगे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे। ये बोल रहे हैं, वापस से कोर्ट ने बोल दिया अब कि नो बॉस, किसी के भी अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, वो संवैधानिक संशोधन क्यों ना हो। मतलब ये इनडायरेक्टली हिंट जो है वो दे दिया था गोलकनाथ केस में। अब टेंशन बढ़ी। फिर आता है केशव नंद भारती केस। आया है बेसिक स्ट्रक्चर 1973, बिल्कुल कोर प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। इनने बोला जिस भी चीज को हम डालेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि जुडिशरी जिस भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दे देगी, जैसे कि उनने फंडामेंटल राइट को दिया, उसको पार्लियामेंट छेड़ ही नहीं सकती, चाहे कुछ कर ले वो। चाहे तुम कुछ कर लो, तुम छेड़ोगे उसको, हम उस कानून को, हम उस रूल को, हम उस संशोधन को, हर कोई भी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे। तो सर पकड़ लिया पार्लियामेंट ने कि अरे बाप रे यार, ये तो जुडिशरी ने क्या कर दिया, अब तो लफड़ा हो जाएगा। फिर गेम खेला पार्लियामेंट ने। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से ही निकाल फेंका, क्योंकि यहां पर भूमि सुधार करने थे। अब वहां पार्लियामेंट कोई सुधार करेगी तो यहां केस लग जाएगा। केस लग जाएगा तो वो सुधार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई लोगों के प्रॉपर्टी का अधिकार है। लोग बोलेंगे नहीं हमारा अधिकार मत छीनो, भले ही वो कुछ गलत करे या सही करे। अब सरकार को फॉर एग्जाम्पल, सरकार को किसी जगह पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उस जगह पर कुछ गांव वालों की जमीन है, वो जमीन देना नहीं चाह रहे हैं। अब सरकार अगर फोर्सफुली उनसे लेने की कोशिश करेगी तो यहां कोर्ट सरकार की बारह बजा देगी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो गेम खेला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। गेम ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी को लात पड़वाओ फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। तो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को लात पड़वाई गई, राइट टू प्रॉपर्टी बाहर हुई। यहां तालियां बजी, इनने बोला कि अब पार्लियामेंट गई जुडिशरी से पूछने कि भैया अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब ऑल गुड, अब तो ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं, अब तो चेंज कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा वेल प्लेड, वेरी गुड, कर सकते हो। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 31 को हटा दिया गया और एक नया आर्टिकल 300A इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार ना होकर एक लीगल राइट बन गया। क्या बन गया? लीगल राइट बन गया। अब सरकार किसी भी जमीन के मामले जो है वो अच्छी तरीके से अपने हिसाब से हैंडल कर सकती थी, जिसमें कोर्ट कुछ नहीं कहती। तो ये चीज थी। अब एक एनालिसिस करेंगे, बात समझ आई ना यार। बताइए, ये जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक है जीएस में समझने वाला। ये देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने भी पूरा बताया आपको, और ये टॉपिक जीएस में समझने वाला टॉपिक है। ये जमींदारी सिस्टम क्या होता है ये भी लिखवा दिया था मैंने आपको, है ना, देखो लिखा भी है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इन लोग से टैक्स वसूलती थी, बट ये लोग जमींदार के ऊपर जो है वो बहुत वो लगा देते थे। क्यों अबॉलिश हुआ वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। अब सुनो, मैं पता ये वाले टॉपिक इसलिए नहीं उठाता हूं क्योंकि करंट अफेयर्स की लिस्ट में आते नहीं है। ये टॉपिक है जीएस की लिस्ट वाले टॉपिक। अब देखो ये पूरा टॉपिक जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आप भूलोगे नहीं, और आपको बिल्कुल माइंडसेट क्लियर हो गया। इसलिए क्या होता है, डेप्थ में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अब लोग मुझे बोलते हैं कि यार फटाफट चीजों को कंप्लीट कराओ। भाई मेरा काम नहीं है फटाफट कंप्लीट। जहां मुझे लगता है कि हाँ इसमें टाइम मुझे देना चाहिए आप लोगों को, तो वहां मैं देता हूं। जहां जरूरत नहीं होती तो वहां मैं नहीं देता। राइट। तो अपनी जीएस की तैयारी बहुत मजबूत रखो बॉस, क्योंकि जनरल स्टडीज एक ऐसी अ, वो है कि जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से क्लियर है तो यू कैन डू एनीथिंग। मतलब जीएस पेपर 1 2 3 4 की 12 बजा सकते हो आप, अगर आपका कमांड अच्छी है जीएस पे तो। इसलिए आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि ज्वाइन द कोर्स। कोर्स को ज्वाइन करो, रेगुलर जो है वो तैयारी जो है वो रखो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अफोर्डेबल फीस में जो है वो दे आर प्रोवाइडिंग कोर्स। मजा आएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं खुद जो है वो कोर्स में रिव्यू जो है वो करता हूँ, काफी सारी चीजें देखता हूँ यार। बहुत मतलब अच्छी तरीके से, प्रिसाइज तरीके से ज्ञान सर ने जो है ये कोर्स रेडी किया है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बाकी आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कोई लोड वाली बात नहीं है।
जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही जो है वो ज्वाइन करो, कहीं से भी ज्वाइन करो, बट मेक श्योर कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो सामने वाला समझा रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक लैंड रिफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में आता है। तो भूमि सुधार से होने वाले लाभ क्या हुए, क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई लैंड रिफॉर्म से फायदे क्या हुए। किसान अपनी ही खेती के मालिक बन गए भाई। उन्हें जमींदारों के अत्याचारी नीतियों से छुटकारा मिल गया। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सुधार आया और सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा हुआ। बट भूमि सुधार से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लैंड सीलिंग लॉ का गलत उपयोग किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जमीन को छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो सीलिंग लिमिट में आए। अब एक जमींदार है, जमींदार ने क्या किया, अपने पूरे खानदान के नाम पर छोटी छोटी यानी कि जो लिमिटेशन थी उसके अंडर जो है वो जमीन करवा दी, कि जिससे कि उल्लंघन भी नहीं हुआ, उसको अपनी जमीन भी नहीं देनी पड़ी। कई केसेस में मैंने आपको बताया ना कि इसका जो बंटवारा हुआ था जमींदार की जमीन का, तो उन्होंने जिन किसानों ने जमीन ली तो उनसे उनके पेपर्स ले लिए थे, बोला था कि नहीं, माले माए बाप तो हम ही है बेटा, ये तो तुम्हें। अब बेचारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको थोड़ा पता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, कोर्ट का क्या जजमेंट आया है। इसको तो जाके बोल दिया गया कि लो भैया, तो तुम जो हो, तुम्हें ये मैनेजर बना रहे हैं इस क्षेत्र का, बट अल्टीमेटली कमाई तो खाएगा कौन, ओनर। ऐसे बेवकूफ बनाया गया काफी सारी जगहों पर लोगों को। तो लैंड सीलिंग का गलत उपयोग बहुत हुआ है, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन की वजह से किसानों तक सुधार का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया। जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच जो ये टकरार चल रही थी, इसके कारण कई राज्यों में ये सुधार धीरे धीरे लागू हुए, क्योंकि लोगों को लग रहा था ना फिर से ये लड़ लेंगे, फिर से चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यही चीजें हैं। देखो अब एक क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन 1951 का संबंध किस मुद्दे से था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का मुद्दा का संबंध किस मुद्दे से था। ऑप्शन में बता रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षण, यानी कि सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, जमींदारी एक्सप्लॉइटेशन और लैंड रिफॉर्म करना, या फिर रोकना, यानी कि जमींदारी एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड था, भूमि सुधार से था, किससे था, या पंचायती राज व्यवस्था से था, या डीपीएसपी से था, बताओ। फिर इवन नाइन्थ शेड्यूल किस समय लागू हुआ, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। केशव नंदा भारती केस में दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स है ना। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही गंभीर समस्या जो आज की डेट में जो है वो देखने को मिल रही है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो जैसे आप देख रहे हो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही गाइस बच्चों का शोषण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बढ़ता जा रहा है। एक नई रिसर्च सामने आती है द लैंसेट चाइल्ड एंड एडolescent हेल्थ में पब्लिश हुई, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर में हर 12 में से एक बच्चा ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहा है। लिख लो, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर 12 में से एक बच्चा ऑनलाइन सेक्सुअल रिसर्च का जो है वो शिकार हो रहा है। ये चीज आप लिखेंगे, ये सिर्फ इतना लिख लो बस आप, बाकी स्टडी किसने करी क्या करी वो तो अभी लिखना नहीं है आपको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये एक सामाजिक और मानव अधिकार संकट है, जिसमें एआई ड्रिवन कंटेंट और डार्क वेब के मिसयूज से ये प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। डार्क वेब, डीप वेब समझते हो, किसी को पता है डार्क वेब के बारे में, डीप वेब के बारे में, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा कमेंट बॉक्स पे बताएं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये डार्क वेब, डीप वेब, और बड़ी डेंजरस है। इसमें आपको पता है कि लोग लाइव चाइल्ड रेप, लाइव चाइल्ड रेप, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, लाइव चाइल्ड रेप देखने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं। सोच रहे हो आप लोग किस लेवल पर आज की डेट में शैतान बन चुके हैं। ये लोग शैतानी तो है, और कौन है जिसको मजा आ रहा है ये सब चीजें देखने में। डोंट यू थिंक दिस इज डिस्गस्टिंग। लोग पैसा दे रहे हैं। इवन डू यू नो, और भी खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूं, डीप वेब, डार्क वेब में ऐसी प्रैक्टिसेस चलती हैं, किसी
को पैसा मिल रहा है कि वो लाइव ऑनलाइन अपनी चारों उंगलियां काट दे, एक एक करके चारों उंगलियां काट दे। जो काट रहा है उसको पैसा मिल रहा है और देखने वाले को सुकून मिल रहा है। होते कुछ लोग ऐसे भाई, दरिंदगी भर गई है लोगों के दिल में दिमाग में कि पीपल आर पेइंग फॉर सच नॉनसेंस थिंग्स। क्रिप्टो करेंसी में, इन सब चीजों में बिकती है चीजें। हर चीज, यानी कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको डीप वेब डार्क वेब में ना मिले। इसका एक, इसके बारे में कभी ऑनलाइन देखना, पढ़ना, तो आपको पता लगेगा कि ये कितना खतरनाक है ये। टॉरेंट करके एक ब्राउजर आता है, तो वो टॉरेंट नहीं यार, सॉरी, वो क्या बोलते हैं उसको, ओनियन, ओनियन करके कुछ रहता है यार। टॉर, टॉर, टॉर। इसका एक ब्राउजर आता है, यानी कि नॉर्मली गूगल वगैरह में नहीं खुलती इनकी वेबसाइट। आप इनको एक्सेस जो है वो कर पाओगे टॉर के थ्रू। कभी मत करना, दिस इज नॉट फॉर यू गाइस। कोशिश भी मत करना, नहीं तो फालतू में लफड़े में जो फंस गए ना, तो लफड़ा हो जाएगा, आपके लिए करियर खराब हो जाएगा। तो डोंट डू सच थिंग। करना, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका दिया जाएगा ये सब भी करने का। एक बार सर्विस में घुस जाओ, फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इन सब चीजों को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई है। अभी बात ध्यान सुनो, 2010 से 2023 तक की 123 रिसर्च स्टडी का एनालिसिस किया गया, जिसमें पता चलता है कि 8.3% बच्चों ने किसी ना किसी तरह का ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज एक्सपीरियंस किया है। एक स्टडी के अनुसार 12.5% बच्चों को ऑनलाइन सेक्सुअल सॉलिसिटेशन का शिकार जो है वो होना पड़ा। 12.6% बच्चों के प्राइवेट फोटोज बिना उनकी परमिशन के शेयर किए गए। 4.7% बच्चों को डायरेक्ट ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होना पड़ा। 3.5% बच्चों को सेक्सटॉर्शन यानी ब्लैकमेल का शिकार होना पड़ा। तो ये तो आंकड़े देखो इस प्रकार के आ गए यहां पर, बट आंकड़े आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सब। अब ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज का मुख्य कारण क्या है, यह आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? देखो यार, आज हर बच्चा इंटरनेट यूज करता है, जिसमें गेमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों का स्क्रीन टाइम पिछले 5 सालों में लगभग 40% बढ़ गया है। फिर इसमें कोविड 19 का भी हम लोग को असर देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एक्टिविटीज और डिजिटल एक्सपोजर में तेजी हुई काफी ज्यादा। 2020 से ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन केसेस में 3 गुना तक बढ़ोतरी हो गई। लोगों को उनकी न्यूड फोटो जो है वो दिखाकर पैसा मांगा जाता है। लोग घबरा जाते हैं। एआई के माध्यम से चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के नए तरीके सामने आ गए, जिसमें एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन और डार्क वेब का उपयोग करने वाले ऑफेंडर्स को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग किस कोने में बैठे, कहां बैठे, कैसे पैसे रिसीव कर रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में रिसीव करते हैं ये लोग। कई पेरेंट्स और टीचर्स को डिजिटल सेफ्टी के टूल्स का नॉलेज ही नहीं होता, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन सेव रखना मुश्किल होता है, जैसे पेरेंटल लॉक वगैरह होता है ना आजकल मोबाइल फोन में। भारत में सिर्फ 38% घरों में डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस है। साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके निकाल रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी के कारण ऑफेंडर्स दूसरे देश में जाकर अपनी एक्टिविटीज चलाते हैं। तो भारत में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से निपटने के लिए कुछ सरकारी पहल है, ये लिख सकते हो आप। सिर्फ सिर्फ ये नाम, जैसे पॉस्को एक्ट, एक बार पहले बीच में भी पढ़ा चुका हूं मैं कुछ दिनों पहले आपको। सिर्फ ये नाम लिख लो। आईटी एक्ट सन 2000, जे एक्ट 2015। तो ये लिख लो आप, ये कुछ हमारे पास व्यवस्था है ऑनलाइन क्राइम से निपटने के लिए। पॉस्को एक्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानून है, जिसमें ऑनलाइन अब्यूज भी शामिल है। आईटी एक्ट, ये साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए बनाया गया है। जे एक्ट बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए ये काम करता है। ऐसे ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। लिख लेना भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। I4C, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सब इनिशिएटिव के नाम आपको पता होने चाहिए। साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत सरकार का एक मेजर इनिशिएटिव है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर इंटरपोल तो है ही, इंटरपोल भी ले सकते हो, साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम लोग को देखने को मिलती है इंटरनेशनली, इंटरपोल। ठीक है, तो क्या करें यार, तो आगे चीजों को अगर हमें रोकना है तो अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, रिसर्च पर काम करना जरूरी है। एआई और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो करके हम लोग खुद ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को ट्रैक कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट कानून लेकर आओ, स्कूल्स में साइबर सेफ्टी करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करो, बच्चों को अवेयर करो, है ना। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कौन सी वेबसाइट, कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। मेंस में आ सकता है, पॉस्को और आईटी एक्ट का ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन रोकने में क्या योगदान है। भारत में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक गंभीर समस्या है, सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो बनते हैं, पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलिए, होपफुली पूरी चीज अच्छे समझ में आ रही होगी, कोई बोर तो नहीं हो रहा है। कोई बोर हो रहा है तो यू कैन एग्जिट द क्लास, क्योंकि ये क्लास जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बनाने वाली क्लास है, बोर करने वाली नहीं है। अगर बोर हो भी रहे हो तो मजबूरी है बॉस आपकी, 1 डेढ़ साल तक बोर हो गई, बट अपने आप को डिसिप्लिन में रख के मानो। देखो क्या होगा, डिसिप्लिन में रखोगे अपने आप को तो सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाएगा। डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो नहीं होगा। ये सोचते रहोगे कि यार मन नहीं लग रहा यार, आज तो कल पढ़ेंगे, बस जहां ये मन नहीं लगने वाली कहानी आ गई ना, वहां गेम ओवर। ये बात याद रखना। वहां दूसरे का क्योंकि मन भी लग रहा है, और दूसरे का अगर मन नहीं भी लग रहा है तो वो सिर्फ अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। इट इज योर ड्यूटी। जब आप खुद सोचो, जब आप सर्विस में जाओगे हैं, तो आप ये कहोगे क्या, अरे यार मन नहीं हो रहा है यार आज ऑफिस जाने का, हटाओ नहीं जा रहे आज, ये बोलोगे क्या। यू आर वर्किंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। अगर वो पावर चाहिए, वो रुतबा चाहिए, तो वो डिसिप्लिन भी डेवलप करना पड़ेगा। हर एक आदमी राजा बनता नहीं है। राजा वही बनेगा जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा। एंड इफ यू आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन, बोर हो भी रहे हो तो भी क्लास देखनी है, तो भी क्लास सुननी है। कोई मुझे कंप्लेन नहीं चाहिए कि 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास, भाई क्योंकि मैं टाइम देखकर नहीं पढ़ाता। मैं सच्चाई बताऊं आपको तो है, कई बार थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूं, तो उस दौरान मैं आपको बोल देता हूं कि अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो अपन क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर लेक्चर अपलोड करना रहता है। तो अगर मैं लेट रहता हूं और मेरे पास टाइम अगर रहे, तो भाई मैं घड़ी देख के तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता। मैं एक टाइमर जो है वो रखता हूँ कि हाँ इससे पहले मुझे अपलोड करनी है क्लास, नहीं तो फिर वो कंपनी की तरफ से झंझट होता है। बाकी मेरा कभी ऑब्जेक्टिव नहीं, और आपका भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि आईएएस की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी घड़ी देखकर नहीं की जाती है। टॉपिक्स कंप्लीट करो, टॉपिक्स पर फोकस करो। कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा ना, सिर्फ एक बार तो कंसेप्ट क्लियर करना। आप देखो, आई गारंटी कि लैंड रिफॉर्म का कंसेप्ट आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, जो लड़ाई हुई थी कोर्ट और इसके बीच में। आपको मेरे ख्याल से शायद अभी कुछ केसेस के नाम भी थोड़े समय के लिए याद हो गए होंगे। उसका मल्टीपल टाइम बस रिवाइज कर लोगे, देखना आप पूरे लिस्ट में पूरे नाम आ जाएंगे आपके, भूलोगे नहीं। राइट, मुझे मुंह जबानी याद है, फिंगर टिप्स पे जो है मुझे ईयर के साथ जो है पूरी चीज याद है। राइट, क्यों? बिकॉज मैं मल्टीपल टाइम पढ़ा रहा हूं, है ना। और मैंने एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब मैंने आपको समझा दिया। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज वंस और ट्वाइस बस। अब सुनो, अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन रिंग के बारे में हम बात करेंगे। आइंस्टाइन रिंग बड़ा ही फैसिनेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना ही है। लिख लो आइंस्टाइन रिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना ही है। इनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को ये कंफर्म करता है, लिख लेना क्वेश्चन, क्योंकि यही बनेगा कि आइंस्टाइन रिंग जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो ये देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन सबको पता है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आएगा ऑप्शन में। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा है इसमें, नहीं लिखा है? आप लिख लो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन रिंग इसी से रिलेटेड है। समझ रहे हो? क्या आपने कभी सोचा है कि दूर की एक गैलेक्सी एक गोल सर्कल सर्कल के रूप में दिखती है, जैसे कि एक अंगूठी, है ना। आपने गैलेक्सी की फोटोज देखी है ना,
एक गोल सर्कल में आपको गैलेक्सी जो है वो दिखाई देती है। ये यही आइंस्टाइन रिंग का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। तो आप अभी देखो, अभी टेंशन मत लो, हम समझेंगे बहुत इजी तरीके से कि आइंस्टाइन रिंग क्या होती है, कैसे बनती है, और इसका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट, जब किसी प्रभावशाली ग्रेविटेशनल फील्ड वाला ऑब्जेक्ट, जैसे एक बड़ी गैलेक्सी या ब्लैक होल, किसी पिछले ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्वाज़र करके एक ऑब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, इसकी रोशनी को बेंड कर देता है और उसे एक रिंग की शक्ल में दिखाता है, तो इसे आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। नहीं आया समझ में? अब जो बोलूंगा ध्यान सुनना, आ जाएगा। इमेजिन करो ब्लैक होल है। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि ब्लैक होल अपनी तरफ लाइट तक को खींच लेता है भाई, लाइट तक को अपनी तरफ खींच लेता है लाइट को भी बाहर नहीं आने देता। सपोज इमेजिन ब्लैक होल है, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज है कि वो लाइट तक को अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है, उसके पास से जो भी ऑब्जेक्ट निकल रहा है उसको वो अपनी तरफ से खींच रहा है ना? जब इसको अपनी तरफ खींचते समय अपने अंदर वो समाएगा। अच्छा, पानी की बोतल उल्टा करके किसने खेला है? उल्टा करके मतलब उल्टा करके ऐसे गोल गोल घुमाते ना, भवंडर बन जाता है। पानी की बोतल को उल्टा करके गोल घुमाते हो, भवंडर बनता है कि नहीं बनता? और पानी नीचे की तरफ जब जाता हुआ नजर आता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक भरी पानी की बोतल खाली करनी है, तो आप क्या करोगे? जनरली आप पानी का ढक्कन खोल के उसको उल्टा कर दोगे, पानी की बोतल को, है ना? बट आप एक बार ट्राई करना, पानी का ढक्कन बंद रखना, पहले तो नॉर्मली उल्टा खोल के उसको गिराना, देखना कितना टाइम लग रहा है। और वहीं उसी जगह आप पानी की बोतल को जो है वो बंद करो, उल्टा करो, वो भवंडर बनाओ। समझ गए ना भवंडर कैसे बनता था? बचपन में बनाते होगे आप, मैंने तो बहुत बनाया भाई। वो बॉटल को हल्का सा शेक करो और फिर वो बिल्कुल एकदम गोल 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 करके शक्तिमान टाइप भवंडर जो है बन जाता है। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। वो बनाओ और पानी के ढक्कन को खोल दो, देखना पानी कितनी तेजी से निकलेगा। पानी के निकलने की स्पीड और फास्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर उसका इससे क्या संबंध है? बेटा हर चीज का संबंध होता है, जो मैं बताता हूं उससे हर चीज का संबंध होता है। लिसन, आपने क्या देखा? फोर्स। वो फोर्स कैसा है? सर्कल। ज्यादा फोर्स कहां हो रहा है? जहां पे सर्कल डेवलप हो रहा है, बन रहा है। एक लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरी, तो एकदम से अंदर नहीं घुस जाएगी ब्लैक होल के, वो एक मोमेंटम बनाएगी घुसने के लिए। एंड दिस मोमेंटम जो आता है वो सर्कुलर फॉर्म में आता है, एंड दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन रिंग या आइंस्टाइन रिंग। क्लियर हो गया टॉपिक? बस इसमें यही समझना है, इसमें दो तीन चीजें बस पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, उससे इस पूरे आंसर को बनाना है। कि ग्रेविटेशनल फील्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे कि एक गैलेक्सी या ब्लैक होल, किसी पिछले ऑब्जेक्ट जैसे कि कौसर की रोशनी को बैंड कर देता है और उसे एक रिंग की शक्ल में दिखाता है, तो इसे आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। यह एक परफेक्ट सर्कल तब बनाता है जब सोर्स, लेंसिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एक ही लाइन में होता है। यानी कि ये सपोज ये मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे कोई और ऑब्जेक्ट है ना? अब इसका ग्रेविटेशनल पुल गैलेक्सी या ब्लैक होल का बहुत ही ज्यादा है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा लगता है कि एक रिंग जो है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि वो उसके पास जो है वो आ रही है फोर्सफुली, है ना? तो जब ये रिंग जो डेवलप होती है उसके पास आते समय, तो ये बेंडिंग होती है, लेंसिंग होती है, तो इसी को हम लोग जो है वो आइंस्टाइन रिंग जो है वो कहते हैं, है ना? अब ये इफेक्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से होता है। अब ये आपको एक और टर्म मिल गया, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसमें ग्रेविटी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है और रोशनी को बेंड करती है। मतलब सिंपली है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर समा रहा है फोर्सफुली। और इसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्हीं की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कंसेप्ट दिया गया था, जो बाद में जाकर सबके सामने आया जब हमारे पास एक बड़े बड़े टेलीस्कोपिक डिवाइसेस जो है वो डेवलप हुए। ठीक है, समझिए, बस और कुछ नहीं है। और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1987 में। अब ये बनती कैसे, मैंने आपको बता दिया। इसमें आप देखो, चार चीजें लिख लो अभी के अभी। पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल सोर्स। पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल सोर्स, सिर्फ इतना लिखो, है ना? इन जो चार चीजें बताऊंगा, उन चार चीजों में ये इसकी पूरी डेफिनेशन पता लग जाएगी आपको। अब ये चीज आपको समझ में आ गई? जैसे कि एक बड़ी सी गैलेक्सी या ब्लैक होल, ब्रैकेट में लिख लो,
गैलेक्सी और ब्लैक होल, जो ग्रेविटी के कारण रोशनी के मार्ग को तोड़ देती है। इसकी ग्रेविटी इतनी दे देगी अपनी तरफ, ये लाइट तक को अट्रैक्ट कर देगी। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, इस पहला हो गया स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा लिखो आप, बैकग्राउंड लाइट सोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके पीछे एक और रहती है कोई छोटा ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड लाइट सोर्स। अब एक गैलेक्सी है, उसके पीछे मान लेता हूं मैं एक और गैलेक्सी है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे वो अपनी लाइट को अट्रैक्ट कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है। बट जो सामने वाली है उसका फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो पीछे वाली को अपनी तरफ जो है वो खींचेगी, है ना। ये ग्रेविटेशनल लेंस के पीछे होता है, राइट। तो आप लिखो एक 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 बैकग्राउंड लाइट सोर्स, ब्रैकेट में लिख दो क्यू यू ए एस ए आर, कॉसर, क्यू यू ए एस ए आर, कॉसर भी एक लाइट सोर्स होती है, या और गैलेक्सी, और गैलेक्सी, ब्रैकेट क्लोज। तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप इसके आगे। और चौथा में लिखो परफेक्ट अलाइनमेंट, परफेक्ट अलाइनमेंट, परफेक्ट अलाइनमेंट, ALIGNMENT, परफेक्ट अलाइनमेंट। जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं तब एक पूरी आइंस्टाइन रिंग दिखती है ना। जब एक तीनों लाइन में, कौन तीनों? ऑब्जर्वर, यानी कि आप टेलीस्कोप से देख रहे हो, आपके सामने आपको एक बड़ी गैलेक्सी दिखाई दे रही है, वो पीछे उसके एक और गैलेक्सी है जो वो उसको खींच रही है। तो जब ये चीज देखते हो आप तो ऐसे दूर से दिखाई देता है, अरे वाह एक रिंग बन रही है। और अगर ये परफेक्ट अलाइनमेंट में होंगे तो एक प्रॉपर आपको रिंग जो है वो दिखाई देगी, और उसी को हम आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। अब आई थिंक ये 4 पॉइंट सुनने के बाद, और जो आपने लिख लिया, अब उन 4 पॉइंट की तरफ देखो। आपको, आपने क्या देखा कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक गैलेक्सी की तरफ से दिखाई दे रहा है हमें, है ना। अब हमने देखा यार उसके बैकग्राउंड में भी एक और गैलेक्सी है, और हम बिल्कुल यहां से नीचे स्पेस टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो वो उसको खींच रही है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है, और इसके कारण हमें एक गैलेक्सी के आजू बाजू या ब्लैक होल के आजू बाजू एक सर्कल नजर आ रहा है, और उसी को बोलते हैं आइंस्टाइन सर्कल। तो क्या है ये कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी या एक ब्लैक होल किसी दूसरी लाइट के सोर्स को, क्योंकि बैकग्राउंड लाइट सोर्स लिखवाया मैंने आपको, उसके बैकग्राउंड में एक लाइट सोर्स है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब हम देखते हैं नीचे से या स्पेस टेलीस्कोप से, तो अब हमें क्लैरिटी मिलती है कि अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में, तो हमें लगता है कि यार पीछे उसके कुछ और भी है। और जब वो रिंग बनाता है, यानी कि वो लाइट जो पीछे से आ रही होती है और वो चमकती है ब्लैक होल के आजू बाजू, तो उसको बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग। तो आई थिंक कि अब ये टॉपिक आप भूलोगे नहीं। अब ये इसका उपयोग बहुत सारी जगह पर जो है वो किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताऊं, डार्क मैटर डायरेक्टली जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन रिंग के पैटर्न को एनालाइज करके हम उसके प्रभाव का पता लगा सकते हैं। यानी कि डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटी के माध्यम से साइंटिस्ट ये जान सकते हैं कि गैलेक्सी में कितना डार्क मैटर मौजूद है। तो डार्क मैटर भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पूरे स्पेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये आगे चल के डार्क मैटर का टॉपिक आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर इसके अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग दूर दराज की गैलेक्सी और इवन एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट करने में होता है। और आइंस्टाइन रिंग एक तरह से नेचर के टेलीस्कोप की तरह काम करती है, जो हमारे टेलीस्कोप की सीइंग पावर, यानी कि देखने की पावर को जो है वो बढ़ाने में मदद करती है, कि हम एक गैलेक्सी के पीछे कितनी दूसरी गैलेक्सी है उसको एक बार अंदाजा लगा सकते हैं। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंफर्मेशन दे दिया कि आइंस्टाइन रिंग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो है वो करती है, जो ये कहती है कि ग्रेविटी रोशनी के पाथ को बेंड कर सकती है। और ये और स्ट्रॉन्ग सबूत है कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉर्ट भी करती है, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रही है दूसरी चीज को अपनी तरफ। बस यही चीज थी गाइस। और इसके फेमस एग्जांपल है आइंस्टाइन क्रॉस, SDSS J23290054, एक ऑलमोस्ट परफेक्ट आइंस्टाइन रिंग है, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्मिक हॉर्शू एक इनकम्प्लीट आइंस्टाइन रिंग है जो नासा की ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया था। अब इसकी रिसर्च जो है वो की जा रही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू, ये लिख लेना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
इसके माध्यम से भी आइंस्टाइन रिंग को डिस्कवर करने पर फोकस किया जा रहा है, और भी एडवांस लेंसिंग टेक्निक्स का हम लोग जो है वो उपयोग जो है वो कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को एक बार मैं वो कर देता हूँ, स्कैन समझ में आ गई ना आइंस्टाइन रिंग क्या होती है, वो बस आपको समझना था, जो मैंने आपको चार चीजें लिखवाई बस वही इंपॉर्टेंट है उसमें। लिख लो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, इनका यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, ये भी लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इन्होंने अभी रिसेंटली आइंस्टाइन रिंग जो है वो डिस्कवर की है गैलेक्सी NGC 6505 के आसपास दिखाई गई, और ये लगभग 590 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर थी धरती के। ये पूरा लिख लेना। हालांकि ये गैलेक्सी है NGC 6505 नहीं पूछेंगे, बट कभी कभी स्टेट PSC वाले थोड़ा उनका दिमाग खराब हो जाता है तो पूछ लेते हैं तो लिख लो। अब इसकी इमेज जो है वो आइंस्टाइन रिंग की जो है वो खींची गई थी सितंबर 2023 में, और अभी रिसेंटली रिलीज की गई है, जो बता रहा है कि एक बीच में एक सेंट्रल गैलेक्सी है जिसके आजू बाजू ये रिंग है, मतलब उसके पीछे और भी गैलेक्सी होने की संभावना है। आइंस्टाइन रिंग बहुत रेयर होती है, 1% से कम केसेस में गैलेक्सी के नजर आती हैं। तो ये डार्क मैटर की इंफॉर्मेशन भी देगी, और यूनिवर्स किस प्रकार से एक्सपेंड हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी देगी। तो आइंस्टाइन रिंग की जिसको डेफिनेशन चाहिए यहां से प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो। A ring of light that appears around a celestial object such as galaxy or cluster of galaxy due to gravitational lensing। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग की भी यहां पर डेफिनेशन है, ये भी लिख लो। एक ऐसी बड़ी सी सेलेस्टियल बॉडी जो क्रिएट करती है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अपनी तरफ जो है वो बेंड कर लेती है, एम्पलीफाई कर देती है लाइट को भी, दूर दराज के बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से आने वाले। तो याद है ना मैंने आपको बैकग्राउंड लाइट सोर्स लिखवाया था, जो मैंने लिखवाया है वो आपको याद रखने के लिए, कंफर्ट के लिए है। जिस जिस ट्रिक का इस्तेमाल मैं करता हूं ये सब टॉपिक को याद रखने के लिए, कि कुछ चार बुलेट वर्ड्स याद रखो, उसमें पूरा टॉपिक फिनिश है। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। स्टडी ऑफ डार्क मैटर, डार्क मैटर लिख लेना भैया, इसके ये वाली चीज लिख लो। डार्क मैटर जो कि 85% यूनिवर्स में मौजूद है, ये ना ही कोई लाइट रिलीज करता है, ना इंटरेक्ट करता है लाइट लाइट के साथ, बट ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इसका इन्फ्लुएंस देखा गया है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से हम लोग जो है वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ये वाली चीज लिख लेना, बस और कुछ नहीं है इसमें। आइंस्टाइन क्रॉस वगैरह ये सब लिखने की अभी जरूरत नहीं है। संत गुरु रविदास, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक एक क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा उससे पहले एक मिनट रुक जाओ। आइंस्टाइन रिंग जो है वो कब बनती है, मैं ऑप्शन बता रहा हूं, आप बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ABCD के हिसाब से। ऑप्शन आइंस्टाइन रिंग कब बनती है, ठीक है ये सुन लिया आपने। ऑप्शन ए, एक स्टार सुपरनोवा में बदल जाए। ऑप्शन बी, एक ब्लैक होल किसी स्टार को निगल ले। ऑप्शन थ्री, एक प्रभावित गैलेक्सी किसी पिछले ऑब्जेक्ट की रोशनी को तोड़कर एक रिंग बनाए। या ऑप्शन डी, एक कॉमेट अपने ऑर्बिट में चले। बड़ा इजी यार, इसका आंसर मिल ही गया होगा आपको। ठीक है, अब आइंस्टाइन रिंग रिंग को डायरेक्ट, मतलब इसका रिंग का डायरेक्ट संबंध किस थ्योरी से है, इसका आंसर ही बता दो। आइंस्टाइन रिंग का डायरेक्ट संबंध किस थ्योरी से है। बस ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, मेंस वगैरह में उतना कुछ आएगा नहीं। जनरली पूछा जा सकता है कि ये कैसे आइंस्टाइन रिंग का उपयोग करके हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन कर सकते हैं। एक देखो, एक डार्क मैटर होता है, एक डार्क एनर्जी भी होता है। मैं चाहूंगा ये टॉपिक को आप लिख लो, डार्क मैटर डार्क एनर्जी, और आज इसके बारे में विकिपीडिया में थोड़ा सा पढ़ना। ये आपका आज के लिए टास्क है एक छोटा सा। ठीक है, चलो। अब हम संत गुरु रविदास जी के बारे में बात करेंगे। तो यार देखो, इनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहले सुन लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। तो ये एक बहुत महान संत थे गाइस, मतलब समाज सुधारक थे, आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु थे। इन्होंने इक्वलिटी, लव, भक्ति का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया। उन्होंने सामाजिक असमानता, जाति में जो हम लोग को देखना छुआछूत जो देखने को मिलता है, ये प्रथा जो चलती है, तो ऐसे समाज
जो है वो सही नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई आप छुआछूत क्यों कर रहे हो, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो उनके जीवन पर कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। इनका जन्म 15 फरवरी 1377 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक चमार परिवार में हुआ था। उनके पिता संतोख दास जी और माता कालसा देवी जी थी। और वाराणसी उनकी मुख्य साधना स्थल थी। और उनका मुख्य जो काम जो था वो था चमड़ा का काम, चमड़ा का काम, चमड़ा का काम, मुख्य काम चमड़ा का काम, लेदर लेदर वर्क जो होता है ना, तो वो। लेकिन वे एक महान भक्त और पोइट, कवि भी थे। और गुरु रविदास जी ने भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुरु नानक देव जी के समक्ष माने जाते थे, यानी कि उन्हीं के इक्विवेलेंट ये माने जाते थे। तो इनके उपदेश और विचार की बात करें तो आपको तो ध्यान में रखना है कि उनका कहना था कि जाति पात या कोई, मतलब इस प्रकार से लोग जो छोटी जाति ऊंची जाति जो करते हैं ना, इसका कोई भेद नहीं है। सभी इंसान एक समान है, एवरी वन इज इक्वल। वे समाज में छुआछूत और जाति प्रथा का कड़ा विरोध करते थे और प्रेम भक्ति और सेवा का संदेश देते थे। बस यही था, ये चाहते थे कि समाज जो है वो इक्वल रहे। तो बस ये फैक्ट्स थोड़े से जो है वो ध्यान में रखना और ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की, कि क्या होगा जो है वो इसका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये मगर क्रोकोडाइल का टॉपिक है। ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी लिस्ट में, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ये पूरे मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसका ये सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन पूरा का पूरा जो है वो लिख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये मगर क्रोकोडाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये चंबल नदी में पाए जाते हैं, गंगा नदी में पाए जाते हैं, राइट। और भी काफी सारी नदियों में आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हमारे ही यहीं पर ही घर के पास में एक डैम है, वहां पर ही मिल जाते हैं। ठीक है। अंडे जो है वो अपने ये ड्राई सीजन्स पे जो है वो देते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर, याद रखिएगा। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई करो क्वेश्चन को पढ़ो समझो और आंसर जो है वो देने की। और आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए ये ज्ञान सर हैं, जिन्होंने पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, बहुत बढ़िया। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करिए। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए साइन ऑफ करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और यस, हमारे जो कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, जो टेक्निकल एरर के कारण जो है वो आ नहीं पाए थे और टाइम की कमी के कारण, वैसे और वैसे तो संडे को आना था, बट एक्चुअली सैटरडे को पता नहीं क्या इशू हुआ कि लेक्चर टाइम पर अपलोड क्यों नहीं हुआ। मैंने तो डाल दिया था समय से पहले, बट कोई ना, वो टॉपिक्स अपन कर लेंगे इन फ्यूचर। हो सकता है संडे को करें या किसी दिन कम टॉपिक्स हो तो उस दिन मैं कवर अप करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। और बाकी निश्चिंत रहे, कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेक्शन की आपसे ज्यादा चिंता मुझे है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।